आदाब, मैं शुभदा कपिल हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में आज बात दिल्ली बुक फेयर की। मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में लोगों की दिलचस्पी किताबों में पैदा करने के लिए बुक फेयर अहम किरदार अदा करते हैं। इसी सिलसिले में फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स की मदद से दिल्ली बुक फेयर का 25वां एडिशन 11 से 15 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जाहिर है इसका मकसद हर उम्र के लोगों को किताबों में दिलचस्पी पैदा करना है, साथ ही कलम और पब्लिकेशन की दुनिया की ताकत को याद दिलाने में दिल्ली बुक फेयर अहम रोल अदा कर रहा है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स और किताबों के शौकीन लोगों को नया प्लेटफॉर्म दे रहा है। आज साइबर और इंटरनेट के ज़माने में कितनी अहमियत रखती हैं ये किताबें, और इसी सिलसिले में कितना अहम है बुक फेयर्स को ऑर्गेनाइज करना। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 4 ख़ास मेहमान। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के प्रेसिडेंट रमेश मित्तल, निस्केयर में सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीज़न के प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर लोकेश कुमार चोपड़ा, ICAR के बिजनेस मैनेजर सुनील कुमार जोशी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साबिक सीनियर ऑफिसर और जर्नलिस्ट सूर्यकांत शर्मा। आप सभी मेहमानों का हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। मित्तल साहब, पहला सवाल आपसे, दिल्ली बुक फेयर की बात हम कर रहे हैं, वो शुरू होने जा रहा है 11 से 15 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये बताइए। शुरुआत हुई दिल्ली बुक फेयर की 1995 में, और अब हम 25वें एडिशन में हैं। इसको धीरे धीरे बड़े पैमाने पर बढ़ाते हुए हम जाते रहे हैं, और इसमें हम खास जोर देते हैं बच्चों को ज़रूर इस फेयर में बुलाया जाए और लाया जाए। और बच्चों को हम खासकर सरकारी स्कूल के MCD और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूल के बच्चों को हम स्पेशली बुलवाते हैं। कुछ ड्राइंग कंपटीशंस भी करवाते हैं, कुछ अलग अलग तरह के संवाद भी करवाते हैं। इवन कॉलेज के बच्चों को भी, कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी बुलवा के उनसे कुछ प्रोग्राम्स करवाते हैं। बच्चों को पुस्तकों से जोड़ने का कार्यक्रम पूर्ण रूप से कोशिश की जाती है कि बच्चों को पुस्तकों से जोड़ा जाए, ताकि रीडिंग हैबिट्स बढ़ें। और पुस्तकों की महत्ता हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बता चुके हैं कि पुस्तकों को पढ़ने क्या, उनने पिछले 2 बार मन की बात में भी ऐसा कहा है, जून और जुलाई में, कि पुस्तकें बच्चे पढ़ते रहें, हर कोई पढ़े और पुस्तकों का ही आदान प्रदान हो, इस पे उन्होंने पूरा जोर दिया है। जी सर, क्या ये हमेशा साल दर साल एक थीम पे आधारित होता है? इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम हमने गांधी जी रखा है, गांधी जी के 150 वर्ष। एक थेमेटिक प्रेजेंटेशन का पर्पस है इसका हमारा, कि उस पर हम हर तरह की चीज़ें पेश कर सकें और उस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिलवा सकें। एक स्पेसिफिक बुक एग्जीबिशन भी की जाती है, उस थीम से आधारित पुस्तकें जिसने भी प्रकाशित की हों वो हम वहाँ दिखाने की और रखने की कोशिश करते हैं। पुस्तक मेले में तो आप हर किताब देख सकते हैं, छू सकते हैं, खोल कर देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और अपनी चाहत के मुताबिक खरीद भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ करते हैं। इस बार गांधी जी को हमने थीम रखा है, और गांधी जी की थीम में आप सोचिए, हमने चरखा भी, हम करीबन 10 चरखे भी, तो ये इस बात की एक खास बात हो गई। इस बार की एक खास बात है, रखेंगे। और वहाँ कुछ वॉलंटियर्स उन चरखों को काटते हुए नज़र आएंगे, और जिनको भी जाकर उन चरखों पे ये देखना है, क्योंकि शहरी ज़िंदगी में चरखा देखा नहीं होता बहुत लोगों ने, तो चरखा देखने का, उससे हैंड्स ऑन भी करने का उनको मिलेगा, कि जो भी देखना चाहे, करना चाहे हैंड्स ऑन ट्रायल वो भी करे, और एक ज्ञान बढ़ेगा कि हमारे यहाँ खादी गांधी जी ने कब, कैसे, इसकी ओरिजिन कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई। आपने बहुत अच्छी बात बताई। गांधी जी के विचारों पे बच्चों को, हमें सबको चलने की ज़रूरत है। सूर्यकांत जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आप
काफ़ी टाइम से पब्लिकेशन से जुड़े हैं, चाहे हम बात करें INB मिनिस्ट्री की या NCERT, ICAR, ऐसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं। तो मीडिया में काफ़ी चर्चाओं में ये बुक फेयर भी रहा है, बहुत सारी बातें की गई हैं। शुरुआत से अब तक क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले बुक फेयर में, आप अपने अनुभव हमें बताइए। जी देखिए, एक तो थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा कि 1995 में जब ये पुस्तक मेला शुरू किया गया तो फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर के शक्ति मलिक हुआ करते थे, उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी और अमूमन उस वक्त जो बुक फेयर थे वो लगभग अक्टूबर ऑनवर्ड चलते थे। रीज़न के एयर कंडीशनड हॉल्स को जोड़ने का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं था, पहली बार ये आया और मज़े की बात ये थी कि वो बहुत खुले दिल के इंसान रहे। जब ये शुरू हुआ पहला पुस्तक मेला तो उसके पहले 3 दिन जम के बारिश हुई। उन्होंने कहा शर्मा जी आपका कॉन्सेप्ट देखिए, भगवान भला करे अब इसका क्या होगा। मैंने कहा चिंता मत करो, हमने एक अच्छे इंटेंशन से, आपने एक अच्छे इंटेंशन से सारे प्रकाशक विक्रेताओं को जोड़ा है तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। और उसके बाद उसमें बहुत अच्छी सेल हुई। वहाँ से शुरुआत हुई AC हॉल्स के अंदर पाठकों को, प्रकाशकों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। फिर उसके बाद जैसा कि अभी मित्तल साहब ने बताया कि कंटेम्प्रेरी इशू हुए, जो थीम रखे गए वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे रखे गए। लोगों में उसकी पुस्तक के प्रति ललक बढ़ी। सेमिनार्स इन लोगों ने आयोजित किए इसके लिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर और ITPO दोनों को साधुवाद। कुल मिला के दिल्ली पुस्तक वालों को उनकी पुस्तक की धड़कन यानी दिल्ली पुस्तक मेला मिला, युवाओं को एक मौका मिला हर साल। और एक स्थिति ये भी आ गई कि जो दूसरा बुक फेयर ऑर्गेनाइज होता था वो शायद संभवतः उन्होंने अप्रोच भी किया कि भाई किसी हद तक आप अपना आगे पीछे कर लो जी। तो इससे पता लगता है कि कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से आयोजकों ने उसमें प्रयास किए, सफल प्रयास किए, अच्छे से प्रयास किए, लोगों को जोड़ा, युवाओं को जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा, शिक्षकों को जोड़ा, हर वर्ग को टोटली जोड़ा। और ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ सफलता है कि अदरवाइज ये कहा जाता था दिल्ली वाले तो एप्लीकेशंस में यकीन करते हैं या पुस्तक प्रेमी नहीं हैं। उसको देखते हुए ये हमारा बहुत अच्छा जीता जागता ताजमहल है ये दिल्ली पुस्तक मेला, ताजमहल है। इम्पोर्टेंट बात आपने की। आपसे मैं जोशी जी जानना चाहूँगी, एग्रीकल्चर पब्लिकेशन से आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, तो आप भी दिल्ली बुक फेयर में जाते रहते हैं, वहाँ के अनुभवों को हमें बताइए। किस तरीके की किताबें वहाँ पे हैं, एग्रीकल्चर का लेवल वहाँ पे क्या है बुक्स का? जी, पुस्तकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। उसी प्रकार जो पुस्तक मेला है या बुक फेयर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और उन पुस्तकों मेलों के अंदर में आप साइंस की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें या किसी भी विधा की बात करें, उन सब पुस्तकों का अपना अपना एक योगदान है। इसी प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हर कोशिश करती है कि वह पुस्तकों मेले के अंदर बीच में पार्टिसिपेट करे। और इसी प्रकार विश्व पुस्तक मेला है, दिल्ली पुस्तक मेला है और कितने किसान मेला है, इन सब में जो है हम अपने बढ़ चढ़ कर योगदान करते हैं। स्वतंत्रता के बाद में यह महसूस किया गया कि हमारे पास में साइंस के ऊपर, गणित के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर तो पुस्तकें हैं, शायद कृषि के ऊपर में पुस्तकें की कमी महसूस की जा रही थी। और सरकार ने इस बात पे खूब गौर किया और ये माना कि किसानों के लिए और ख़ास तौर पे प्रगतिशील किसानों के लिए पुस्तकें प्रोवाइड की जाएं। उसके लिए परिषद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई और हमारे यहाँ से जो है बहुत सारी पुस्तकें जो कि किसानों उपयोगी हैं, साथ साथ वो विद्यार्थियों के लिए हैं जो BSc में पढ़ रहे हैं या MSc में पढ़ रहे हैं, और साथ बागवानी से संबंधित जितने भी लोग हैं वह सब इन पुस्तकों को एक प्लेटफॉर्म पे या एक ऐसे फेयर में, बुक फेयर में प्राप्त कर सकें ताकि ऐसी पुस्तकें अमूमन बुक शॉप से नहीं मिलती हैं। तो एक ऐसा बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया दिल्ली बुक फेयर का, जिससे ये पुस्तकें उन सबको मुहैया की जाती हैं। सबको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी किताबें उपलब्ध हो। जी चोपड़ा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप काफ़ी लंबे समय से निस्केयर से जुड़े हैं और निस्केयर में बहुत सारी पॉपुलर साइंस बुक्स हैं या मैगजीन्स की बात करें हम, विज्ञान प्रगति, साइंस रिपोर्टर, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं जो कि पब्लिक के बीच में बहुत पॉपुलर हैं। तो आप भी किस तरीके से बुक फेयर से जुड़े हैं और वहाँ पे आपको किस तरीके के एक्सपीरियंसेस देखने को मिले, प्लीज़ बताइए। हम तो सन 1995 से ही दिल्ली बुक फेयर में लगातार भाग ले रहे हैं
और इसमें अपनी मैगजीनों को बढ़ चढ़ के प्रसार के लिए लेके आते हैं और बांटते भी हैं बच्चों में, ताकि उनमें विज्ञान पढ़ने का रुझान हो, क्योंकि विज्ञान जनमानस तक पहुँचे, हमारा यही प्रयास रहता है। और वो विज्ञान प्रगति ही एक पत्रिका हमारी पहुँचाती है, और साथ में साइंस रिपोर्टर। इसमें हर चीज़ का जो नए संदर्भ में साइंस के बारे में जो कवरेज होती है वो हम कवर करते हैं, लेटेस्ट टॉपिक पे करते हैं, और जनमानस तक पहुंचने के लिए हमारा पूर्ण प्रयास रहता है, जिसके लिए हम हर तरीके से कोशिश करते हैं। उनको फ्री भी देते हैं, ताकि हर किसी को चंदे के साथ एक कॉपी, दो कॉपी फ्री भी दे देते हैं, और शुल्क में रियायत भी देते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपना साइंस में अपना पढ़ने में रुझान रहे। इसके अलावा हमारे रिसर्च जर्नल्स वगैरह भी हैं, CSE या NISCARE के, वो भी हम इसमें हाई लेवल पर पब्लिसिटी करते हैं। स्कॉलरली पब्लिकेशन है, इंसाइक्लोपीडिया है, तो वेल्थ ऑफ दिल्ली इंडिया। बुक फेयर को लेके लोगों के बीच में इन किताबों को लेके कितना एंथुसियाज्म था, या कितनी आपकी सेल होती है? हमारी इसमें रुझान अच्छा रहा है, हमारी सेल अच्छी रही है। हमारे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें हम इसको छोड़ दें इस फेयर को, और हम जी, क्या आपके ऑथर्स की या सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ी इसके बाद? इससे बढ़ती है, इससे बढ़ती है, हमारी 20 से 25% बढ़ जाती है इससे। जी मित्तल साहब, मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ डेवलपमेंट्स की, क्या क्या चेंजेस 1995 के बाद आए, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। पहले ये काफ़ी सारे हॉल्स, 7-8 हॉल्स में होता था, पर अब ये एक ही हॉल में क्यों सिमट कर रह गया, इसका कारण बताइए। हाँ, देखिए, पहले ये बहुत बड़ा हो रहा था। अभी हाल ही में पिछले 3-4 साल से, जब से यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है प्रगति मैदान में जी, तो इसका जब स्थान अवेलेबल, स्पेस अवेलेबल ही नहीं है, तो वो कहाँ से देंगे? आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें से? किसी भी बढ़िया चीज़ के लिए थोड़ा इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है। हम लोग मित्तल साहब के साथ गए, सूचना प्रसारण मंत्रालय में उस वक्त में था, तो हमारी कोशिश ये थी कि ये जो भी फेयर करें अच्छा करें, क्रिस्प करें, कंसाइज करें। तो उन्होंने ये वायदा किया था कि 3 हॉल जैसा कि आपने बताया हम दे देंगे। अब संभवतः कोई रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से, पर गोल्ड इज़ गोल्ड, बुक इज़ गोल्ड, बुक फेयर इज़ गोल्ड, तो इसको टाइम लगेगा। मेरे 2 साथियों ने जैसे अभी बताया, खासकर एग्रीकल्चर के लिए मैं कहना चाहूँगा, एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ है और किसान जो है वो हमारी आत्मा है। तो इस बुक फेयर में एक अपेक्षा है, अभी नहीं तो अगले एडिशन में, कि ऑडियो वीडियो बुक्स जो हैं, वो जो किसान बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसकी भाषा में उसके आसपास एक ऐसा पेविलियन, थीम पेविलियन हम लगा दें जो परमानेंट हो, और एक बच्चों का लगा दें जो विज्ञान, तो दोनों जो हमारे इंडियन कल्चरल फैब्रिक के जो 2 एस्पेक्ट हैं, एक एग्रीकल्चर और एक बच्चे बच्चे साइंस को आगे पॉपुलराइज करें, और किसान हमारे लिए अन्न और अपने लिए बाकी चीज़ें मुहैया करा ले, इससे बढ़िया। सर, बच्चों की बात कर रहे हैं हम, आजकल के जो यंग जनरेशन है वो ई पेपर या ई मीडिया या फिर हम किंडल जैसे और मीडियम्स के बारे में बात करें जी, तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि किस तरीके से उनको बुक फेयर की तरफ हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे किताब हमारी दुनिया है, हमारा खजाना है, और किताब पढ़ने का एक अलग चार्म होता है। तो इसके बारे में प्लीज़ बताइए। ऐसा होता है कि यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, इनमें एक बबलिंग एनर्जी होती है, वो उसमें एक कमी जो देखने को आ रही है वो है कि इनका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। जैसे पहले यंग जनरेशन्स जब थी, आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले, तो वो अमूमन ऑन एन एवरेज 50, 60, 100, 150 पेज पढ़ लेता था। अब चूंकि कंपटीशन का टाइम है, हर आदमी अपने लिए एक इंडिविजुअलिस्टिक ब्रांड वैल्यू चाहता है, ब्रांड लाइफ चाहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ हुई हैं। लेकिन ये जो ई बुक्स हैं, किंडल हैं, आपके न्यू सोशल मीडिया है, बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, अब कोशिश यही होती है कि हमने बुक को उस फॉर्म में ले गए, लेकिन इट्स ए जर्नी बैक। धीरे धीरे अब ये ट्रेंड आ रहा है कि लोग पुस्तकों की तरफ वापस आ रहे हैं। रीज़न कि रोशनी में आप बहुत दूर तक जाइए, ठीक है, लेकिन रोशनी की एक सीमा होती है, और उसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किताबों का कोई विकल्प नहीं है जी। उसको आप इसको यूँ मान के चलिए कि होटल का खाना बहुत दिन तक आप खा लीजिए, लेकिन घर तो लौटना पड़ेगा। तो पुस्तकें हैं, इंटरनेट उसकी पूरक है, ई बुक्स उसकी पूरक हैं, बाकी जो जितने भी उसके डायमेंशंस हैं वो उसके पूरक हैं, लेकिन जो घर की रसोई का खाना है वो पुस्तकें हैं। बिल्कुल सही बात है, पुस्तकें हमारा आधार, एक तरीके से हमारा बेस ये हमें एक्चुअली देखिए अब क्या है, प्योर साइंस
अब से जो पिछली जनरेशन जो आज चंद्रयान में इतने बढ़िया वैज्ञानिक लगे हैं, क्या है, ये पुस्तकों की देन है, पुस्तकों की देन। दे आर द बेस्ट। देखिए, माँ बाप, बहन, पत्नी, व्हाट्सएवर यू कॉल इट, लेकिन पुस्तकें सबसे बड़ी और पहली, माता और पिता के बाद सबसे बड़ी जो गुरु हैं वो पुस्तक हैं। वो फ्रेंड भी हैं, वो आपको रास्ता भी दिखाती हैं, और उसमें कोई घालमेल नहीं होता। जो एक बार कह दिया, अच्छे से समझा दिया, कालजयी चीज़ें होती हैं। जी जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप भी जाते रहते हैं बुक फेयर में, वहाँ पे एग्रीकल्चर्स की भी कुछ बुक्स होंगी, तो आपने क्या एक्सपीरियंस पाया है कि किताबें बढ़ी, कितने नए पब्लिशर्स की बुक्स आई, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए, प्रकाशन जो उद्योग है पिछले दशकों में काफ़ी बढ़ गया है, और सूर्यकांत जी ने, मित्तल साहब ने इसके बारे में खूब रोशनी डाली है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि उद्योग जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसके बावजूद भी लोग जो है, जो यंग जनरेशन है, वो अट्रैक्ट हो रही है इंटरनेट के ऊपर में या कुछ दूसरे मीडियम के लिए, लेकिन पुस्तकों का एक अपना एक अस्तित्व है और वो अस्तित्व हमेशा रहेगा। और पुस्तकों के साथ साथ में प्रकाशन भी जो है बीच में बड़े हैं, और वो प्रकाशनों जो प्रकाशक हैं वो भी जानते हैं कि आज जो है एक ग्राहक की या एक पाठक की क्या रुचि है, उसी रुचि के अनुसार वह उन पुस्तकों को वो उनको मुहैया करवा रहे हैं। और चाहे वो बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए हो, या मिडिल स्कूल के लिए हो, हायर एजुकेशन के लिए हो, या एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के ऊपर में हो, इस प्रकार की पुस्तकों को प्रोवाइड करना प्रकाशकों का एक काम है। इसमें जो है सरकारी संस्थाएं भी हैं और जो है प्राइवेट संस्थाएं भी हैं। एग्रीकल्चर की बुक्स का सर मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर की बुक्स में क्या चेंजेस आए हैं बुक फेयर में? एग्रीकल्चर की ई बुक पब्लिकेशंस के अंदर में दो चीज़ें आई हैं। एक तो ये है कि ई रिसोर्सेज को जो है हमने बहुत आजकल जो एम्फेसाइज किया है, क्योंकि बहुत सारे जो रिसर्च हो रही है या टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, वो दूसरी कंट्री में या दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है उसका जो है हमको भी ज्ञान होना चाहिए। तो ई रिसोर्सेज के ज़रिए एक तो बहुत बड़ा जो है इसमें एक डेवलपमेंट हुआ है। साथ ही साथ जो टेक्स्ट बुक हैं, जो हमारे लिए बीएससी और जो है स्नातक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमारा टेक्स्ट बुक का मुहैया करवाना, जो दर बदर जो ये पुस्तकें एक के बाद एक, आप आज बात कीजिए मशरूम के ऊपर में, आप बात कीजिए किसी और फल के ऊपर में, जो हम कल सोचते थे, या हम किसानों की टेक्नोलॉजी, स्प्रिंकलर हो गया, ड्रिप इरिगेशन, ये सारी किताबों से जानकारी जी वो टेक्नोलॉजी जो है हम आजकल एक सामान्य पुस्तकों के साथ साथ में वो मैगजीन्स के साथ में जो पॉपुलर मैगजीन है, आप खेती की बात करें, एक खेती मासिक पत्रिका है जिसपे हम जो जैसे आपने बताया कि जो नई नई तकनीकें आ रही हैं, जो विज्ञान में हो रही हैं या कृषि में हो रही हैं, उनका समावेश करके हम अपने पाठकों तक पहुँचाते हैं। पॉपुलर साइंस बुक्स की बात हो गई सर, तो आपसे बेहतर ये सवाल कोई नहीं बता पाएगा कि आपके पास बहुत सारे नए नए ऑथर्स, बच्चे, बूढ़े, हर तरीके किसान, हर तरीके के वर्ग के लोग आते होंगे, उनके क्या कुछ सजेशंस भी रहते हैं कि आप ये चीज़ें और बताइए हमें, या कुछ वो फीडबैक आपको दे के जाते हैं? हाँ, वो अपने पत्रों को प्रकाशन के लिए बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि इन मैगजीनों में कवर किया जाए, फोटोग्राफ्स के साथ कहते हैं, क्विज वगैरह के बारे में ज़्यादा कहते हैं कि ये कंटेंट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएं, और आर्ट वर्क पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हमारा तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस तक विज्ञान का प्रसार बढ़े, इसके लिए हमारा निरंतर प्रयास रहता है। अधिक से जितने लोगों तक पहुँचेंगे उतना यानी कि साइंस का बढ़ावा है, जिसके लिए हम बच्चों के अंदर साइंस का पढ़ने में रुझान बढ़े, उसके लिए हमारा प्रयास रहता है। मित्तल साहब, मैं फिर आपके पास आऊँगी। इंटरनेशनल बुक्स भी, इंटरनेशनल पब्लिशर्स भी हमारे बुक फेयर में शामिल होते हैं, तो हमारे नेशनल मार्केट पे किस तरीके का असर पड़ रहा है और कितना प्रभावित हो रहा है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। ऐसा है, इंटरनेशनल प्रकाशक भी आते रहे हैं और आते हैं इस बुक फेयर में, और बहुत से जो दुनिया भर में मशहूर इंटरनेशनल प्रकाशक हैं, जो MNCs हैं कह लीजिएगा, उनके तो भारत में अब ऑफिसेज भी हैं। पिछले 20 सालों में खूब ऑफिसेज खोले हैं, क्योंकि यहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है। पॉपुलेशन और 35 साल तक के जो है, लगभग आधी पॉपुलेशन 35 साल तक की एज की है, तो पढ़ने वाले बहुत हैं, उस हिसाब से यहाँ बहुत बड़े हैं। इन प्रकाशकों के जो दिल्ली ऑफिसेज हैं या इंडिया ऑफिसेज हैं, वो तो सब आते ही हैं। उसके सिवाय पुस्तकें इंपोर्ट भी होती हैं और बड़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं। लेकिन अभी थोड़ा पिछले कुछ अरसे में ऐसा भी हुआ है कि वहाँ से जो रिमाइंडर्ड बुक्स आती हैं,
विदेशों में। रिमाइंडर मीन्स जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा रिमाइंडर क्या है। यूएस और यूके के जो पब्लिशर्स हैं जिनकी किताबें बिकी नहीं जी और पड़ी रहीं, एंड में जितनी बची हुई थी वो यहाँ डंप कर दी गई बहुत सस्ते दाम में, क्योंकि वहाँ उनको उठवाने के भी पैसे देने पड़ते, वो बहुत सस्ते दाम में यहाँ फेंक दी गई। और वो धीरे धीरे पहले पूरे दाम पे कुछ किसी जो भी लाया इंपोर्ट करके उसने पूरे दाम पे बेची, फिर उसके बाद उसने आधे करके बेची, फिर और कम। और फिर पुस्तक मेलों में अब जो थोड़ा सा एक गलत रुझान अभी शुरू हुआ है जिससे कि नई पुस्तकों के व्यापार पे बड़ा असर पड़ता है, और वो है कि एक तरह से कुछ लोग ऐसे भी बैठते हैं कि 100 रुपये की 3 पुस्तकें हैं या 100 रुपये की 4 पुस्तकें हैं, और वो जो आके एक्चुअली वो भी लिटरेचर है लेकिन वो पुराना है, ऑब्सोलीट है, थोड़ा तभी तो बिका नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आके वो रीडर जो है ये सोच के अरे इतना सस्ता है ये तो ले ही लीजिएगा, और उससे क्या होता है कि जो ओरिजिनली नया रिटर्न लिटरेचर है या नई किताबें हैं उसकी तरफ कई विजिटर्स का ध्यान ही नहीं जाता है, जिससे कि प्रकाशकों को थोड़ा सा, जो प्रकाशक अपने मेहनत करके खर्चा करके आके उस हिसाब से बैठे हैं कि मुझे तोल के भाव में किताबें नहीं देनी है, मुझे एक अच्छे रूप में किताबें पेश करनी हैं पब्लिक के सामने, उनको थोड़ा इस चीज़ पे तकलीफ़ भी होती है और थोड़ा सेल पे नुकसान भी होता है। विजिबिलिटी भी कई दफ़ा क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ उन्हीं स्टॉल्स पे आके रह जाते हैं जी। इसके ऊपर हम बार बार ध्यान दिलवाते रहते हैं ITPO को भी, और इस मामले में अपनी तरफ से कोशिश भी रहती है कि ऐसे लोग ना आए। लेकिन इसी किसी के आगे मैं आपसे सर एक बार बात करना चाहूँगी कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे बुक फेयर्स होते हैं, और दिल्ली में भी एक NBT द्वारा ये बुक फेयर होता है और एक हमारा आने वाला बुक फेयर है। क्या हमें और फ्यूचर प्लानिंग करनी होगी? थोड़ा सा जल्दी से मुझे इसके बारे में संदर्भ में देखिए। बहुत ही ब्रीफली वो ये है कि सबसे पहले कॉपीराइट का इशू एड्रेस होना चाहिए। कॉपीराइट के इशू के साथ साथ ISBN, क्योंकि पुस्तकों की कितनी संख्या है, कितनी पब्लिश हुई, किस लैंग्वेज में हुई, किस प्रकाशन ने कितनी की, ये ISBN की जिम्मेदारी होती है, और वो एक आकलन देती है इंडियन पब्लिशिंग इंडस्ट्री का एज ए होल। कॉपीराइट जैसा कि अभी बता रहे हैं एक रिमाइंडर की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें एक नीति के विशेष के अंतर्गत होनी चाहिए। तो हमारी जो बुक पॉलिसी है वो टाइम टू टाइम रिव्यू होती रहती है, लेकिन उतनी स्पीड से रिव्यू नहीं होती, उतने जिसको कहते हैं पेनिट्रेटिंगली रिव्यू नहीं होती जितना होना चाहिए। होता क्या है कि MHRD सभी सरकारी इदारों को भेज देती है बुक में क्या होना चाहिए, वहाँ पर वो पड़ा रहता है और कोई सीनियर अधिकारी अपनी उसको बपौती बना के उसमें अपने व्यूज़ देता है और कहानी ख़त्म। ज़रूरत क्या है यहाँ पर कि ये एक मार्केटिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, ये एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हुआ है, और बेस है इंडियन पब्लिशिंग का कि जो मार्केटिंग फोर्स है उसकी कोई वैल्यू नहीं, ना तो उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था है, ना चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, आज भी वो वहीं का वहीं है। और जब किसी पब्लिशिंग इंडस्ट्री की मार्केटिंग मजबूत नहीं होगी, जब तक उसका कोई भला नहीं होगा, जब तक उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं लगेंगे दूसरी सेवाओं की तरह से, तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री उतना ग्रोथ नहीं ले पाएगी जितना लेना चाहिए। मित्तल साहब ने कहा यंग इंडिया है, एब्सोल्युटली यंग इंडिया है, जिसको कहते हैं कि रॉबस्ट, फिर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मार्केटिंग फोर्स में। टू बी टेक्निकली साउंड, राइट सर? टेक्निकली साउंड। देखिए, एक इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉपीराइट पे इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जिनका काम कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए मेहनत करके, मतलब एक्चुअल में अभी आज क्या हो रहा है, हमारे यहाँ फोटोकॉपिंग किताबों की करके और उसी से पढ़ा जा रहा है, और उसमें क्या है, ना तो ऑथर जिसने लिखा है उसको उसका शेयर मिलता है कभी, ना प्रकाशन जगत को इससे बहुत गहरा झटका लगता है। हम लोग इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में DIPP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर भी उनसे भी बातचीत करते रहते हैं। ये एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमने पिछले दिनों एक प्रस्ताव भी रखा था भारत सरकार को कि जैसे आज ये अल्ट्रासाउंड वालों के यहाँ भी एक बोर्ड लगा होता है, गाइडलाइंस, चेतावनी, ऐसे ही सिगरेट पे भी लिखा होता है, शराब पे भी लिखा होता है चेतावनी। क्या कॉपीराइट वालों को लाइसेंस, हम लोग लाइसेंस देते हैं इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए से कि आप फोटोकॉपी करें,
एक उसका नियम है, उसी आधार पे करें, उतनी ही करें, लेकिन क्या फोटोकॉपी किया उसकी डिटेल बनाते रहें और उस लाइसेंस की फ़ीस दें। उस लाइसेंस की फ़ीस के बेस पे उनके ऑथर्स को और प्रकाशकों को, जो भी कॉपीराइट होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको उनका हिस्सा मिल सके। म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपने नोटिस किया होगा कि अब आपको कहीं किसी अच्छे होटल में भी कोई कार्यक्रम करवाना भी है, चाहे वोकल है, लेकिन अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हैं उसके लिए पहले आपको लाइसेंस लेना होगा फीस दे के, तभी वो अलाउ करते हैं। ऐसा लाइसेंस कॉपीराइट का भी पॉसिबल है और उसके लिए हमने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको थोड़ा सा प्रमोट करे कि हाँ, आप भी कॉपीराइट से जुड़ी हुई चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, यानी आप उसको पालन कर सकते हैं एक लाइसेंस लेके, और उसके साथ साथ बाहर अपने चाहे फ़ोटोकॉपिंग करते हो, चाहे आप कॉलेज में यूज़ करते हो, जैसे मर्जी, वहाँ एक बोर्ड लगा के कि वी आर लाइसेंस्ड एज पर अंडर द IRR लाइसेंस, एंड सो देयरफॉर यू नो दिस इज़ ए जेन्युइन प्लेस टू फोटोकॉपी। राइट सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, किसानों को किताबों से जोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसा नहीं है किसान कुछ जानता नहीं है, जानता सब है, पर पढ़ने लिखने की मजबूरी के कारण कहीं वो पीछे रह गया है। तो किताबों से किसानों को कैसे जोड़ें? एक सिंपल सी बात मैं आपसे जानना चाहूँगी। आज का किसान सचमुच पढ़ा लिखा और जागरूक किसान है जी। हम 30 साल पहले या 40 साल पहले की बात नहीं करते जी। आजकल किसान सब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है। हम जो खाद्यान्न के ऊपर में जो सक्षम बने हैं वो अपने किसानों की बदौलत बने हैं, और किसान जो है आज हमसे डिमांड करता है। कुछ ऐसे फल हैं, मैं इनका नाम लूँगा, कीवी। आज से कुछ 5, 7, 10 साल पहले वो कीवी था ही नहीं हमारी मार्केट में, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे साइंटिस्टों ने वो कीवी जो हमारे भारत के अनुरूप हो वैसी एक विकसित करी, और किसानों ने उनको हाथों हाथ लिया, उनकी तकनीक को अडॉप्ट किया, और वो तकनीक को अडॉप्ट करने के साथ में और भी फल, चाहे आप किसी भी एग्जॉटिक फल की बात करें, सब्जी की बात करें या किसी की बात में करें, तो आज भारत किसी के पीछे नहीं है खाद्यान्न के मामले में, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो मुर्गी पालन हो। तो हमारा किसान जो है विविध कार्य कर रहा है। एक खाली एक फसल नहीं उगा रहा, लेकिन वो सबका दायरे को देखते हुए अपने आप को किसी से कम नहीं पा रहा। लेकिन कुछ हद तक हम जानते हैं कि किसान जो है कुछ पढ़ लिखने में थोड़े अक्षम हैं, उनके लिए हमारे पास में फिल्म है, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स हैं जो हमने अपनी तकनीकों के आधारित बनाई हुई हैं। वो हम अपने किसान जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं पूरे भारतवर्ष में, उनके द्वारा उन लोगों को वो तकनीकें मुहैया करवाते हैं हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उनके रीजनल लैंग्वेज के अंदर में, ताकि वो अपनी उस टेक्नोलॉजी को हमारे जो लेबोरेटरी के अंदर में जो हमने टेक्नोलॉजी विकसित की है, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके वह उस उत्तम टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट करे। सभी मेहमानों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। हमारे ख़ास प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा मेल आईडी है dturduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।